नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। तो आज जरा बात की जाए भारत और अमेरिका के संबंधों की। ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और जो अमेरिका आज अपने होम ग्राउंड पे फेस कर रहा है, वो इंडिया पहले भी फेस कर चुका है। आप देखें, एक अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन है यूएस में ऑफ ऑन यूएस यूनिवर्सिटी में। एकदम कोई मुरव्वत नहीं यूएस यूनिवर्सिटी में। जो प्रो पैलेस्टीनियन वो है, इवन के प्रोफेसर्स को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं किसी को। दे आर नॉट, मतलब कि अगर आप कह रहे हो हम मैं प्रोफेसर हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बाय यू एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस। नो, नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन ये है कि वो ये समझ चुके हैं कि फ्रीडम जो वो समझते थे, अब वो फ्रीडम नहीं रह गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था क्या? इसकी इसकी जड़ कहां है? वो कौन सी आइडियोलॉजी है जो एक मनुष्य को उसकी भावनाओं को फ्रीली बोलने से रोकती है? ये समझना पड़ेगा आपको। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक यूरोपियन देन है? आंसर है नहीं। वो कौन सी विचारधारा है जो ये कहती कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात तभी जरूरत पड़ेगी जब कोई विचारधारा आपको उसके अगेंस्ट कहने से या उसकी समझ लीजिए क्रिटिकल एनालिसिस करने से रोके। और उसके लिए ये जरूरी है, जब आप ये कह देते हो कि हम सिर्फ सच हैं बाकी झूठ है, तो जैसे ही कोई आप पे क्वेश्चन करने लगेगा कि आप सच हो, इसको साबित करो, तो आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किसी भी समाज में यदि ऐसी थ्योरीज है जो कहता है कि हमको मानो, तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली चाहे कम चाहे ज्यादा संख्या में ऐसे लोग भी पनपेंगे जो उसको नहीं मानेंगे। भारत में वेद की स्थापना जरूर हुई, वेद की रचना जरूर हुई, मगर अगर आप ये सोचिए कि सारे वेद को ही मानने लगेंगे भारतीय, ऐसा असंभव है। कुछ इसमें से ही होंगे हमारे जिनको आप समझते हैं, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये तो इंडियन है या ये इसका नाम है तो ये ऑफ कोर्स वैदिक या सनातनी होगा। ऐसा नहीं होता। नाम से और जन्म स्थान से आपकी आइडियोलॉजी की जो एक कंफर्मेशन है वो नहीं की जा सकती। कोई जरूरी नहीं है कि आप सऊदीया में जन्मे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप मुसलमान ही बनेंगे। आपकी इवन आप मुस्लिम घर में जन्मे हैं तो आपकी मुस्लिम थॉट प्रोसेस ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं। तो फिर क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया ने कभी रोका ही नहीं। और इंडिया ने अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोका होता तो इतने मत ना होते जिनकी जो डेवलपमेंट है वो भारतीय जो उस समय के अंडरस्टैंडिंग थी देवी देवताओं की, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस से हुई है। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म में जो राजा सिद्धार्थ थे, उनको कोई मार थोड़े रहा था कि तुम हिंदू रहो। वो तो राजा थे, सारी सारी की सारी जो सुख सुविधाएं थी वो एंजॉय कर रहे थे। फिर भी उनके मन में जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर उस समय का जो समाज था या जो धर्मावलंबी लोग थे, वो उनको उन प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर से उनको वो नहीं करा पाए। और अगर आप न्याय सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें जो न्याय को, यानी कि न्याय का मतलब कई लोग समझते हैं जस्टिस, लेकिन न्याय सूत्र में न्याय का मतलब जस्टिस नहीं होता, तर्क होता है, रेशनल होता है। उसमें चीज को, किसी भी फिनोमिना को या चीजों को जानने के कई प्रकार दिए गए। एक दिन मैं उस पर किसी स्कॉलर को ढूंढ रहा हूं जो आकर के वो बात बताए। वो बड़ी फिनोमिनल बात है। वो किताब में गौतम की किताब लिखी गई है, वो ऋषि गौतम की, आज से 3-4 हजार साल पहले। दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी हु इज कंडक्टिंग पीएचडी रिसर्च। अगर मेरे हाथ में पावर होता तो मैं उसको मैंडेटरी कर देता कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज इट्स नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट्स अ नॉलेज टेक्स्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो यूरोप ताल ठोकता है कि हमने दिया, गलत है। भगवान बुद्ध ने अपने क्षत्रिय धर्म में बनते हुए उनको जो उस समय की ज्ञान थी उससे संतुष्टि नहीं हुई। तो जब उनकी संतुष्टि नहीं हुई और वो गए बुद्ध बनने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और जब उनको निर्वाण प्राप्त या जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो बुद्ध बने, जब उनको बोध आया, तो समाज ने क्या उनको पत्थर मारे? समाज ने क्या उनके ऊपर गालियां फेंकी?
समाज ने उनको न्योता दिया कि आओ क्या बात कर रहे हो, बताओ और सुनाओ हमें। वो उस जिस समाज में वो प्रवचन दे रहे थे, वो समाज कोई इजराइल का समाज नहीं था, वो हमारा आपका समाज था। तो हमारे आपके समाज में जो उनको निमंत्रण दे रहे थे वो ब्राह्मण ही रहे होंगे, शूद्र ही रहे होंगे, क्षत्रिय रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे। क्या ये महाराज आप वचन दीजिए। और वो जब कह रहे होंगे तो उसमें उन्होंने वेदों की आलोचना तो की होगी ना। जो लोग बुद्ध को पढ़े, मैंने नहीं पढ़ा, वो बताते हैं कि उन्होंने आलोचना की है। तो क्या किया गया? ये कहा गया कि इनका गर्दन उड़ा दो। क्या उनको अपनी जान के लाले पड़ गए? उनको भगवान का दर्जा दिया गया। उन्होंने जो वैदिक कई जो फिलॉसफीज थी उसका उन्होंने घोर विरोध किया। वो भगवान का दर्जा पाए। जो बुद्धिस्ट मत के लोग हैं भारत में, चूंकि वो अपने आप को वेद से नहीं जोड़ते, तो उनको ये ऑब्जेक्शन रहता है कि भाई आप अवतार मत खो। अरे भाई, अवतार कह के उनका सम्मान किया जा रहा है। बुद्ध जी को या भगवान बुद्ध को गालियां नहीं पड़ रही हैं, उनको देश नहीं निकलना पड़ा। यदि आप ये कंपेयर करें कि इस अरेबिया में मोहम्मद के साथ क्या किया गया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उनको प्रॉफिट बनने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हमारे यहां ये नहीं था भगवान बुद्ध के साथ। तो हमारे, क्योंकि वो भी, आप देखिए, आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद की स्टडी करें, वो भी क्रिश्चियनिटी और उसका वो कर रहे थे विरोध। उनके साथ समाज में क्या हुआ और हमारे यहां समाज में क्या हुआ, या आप कह लीजिए वो जो समाज का प्रयोग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो हमारे और हम जो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया बुद्धिज्म को फैलाने का, बुद्धिज्म का प्रचार करने का, और जो इस्लाम ने रास्ता फैलाया, उनमें आपको अंतर देख लीजिए। आखिर भगवान बुद्ध भी चाहते तो ये कह सकते थे ना कि भाई या तो हमारा वे, या तो तलवार, या तो कन्वर्ट, या तुम्हारी जमीन हमारी। क्यों नहीं कहा भगवान बुद्ध ने ऐसा? कंपैरेटिव एनालिसिस तो बनती है। उन्होंने लॉज भी नहीं मांगे, क्योंकि ये बेसिकली पर्सनल लॉज लोकल हैं, जो इनको रिलीजियस समझ के यूनिवर्सलिटी की मांग करता है। दैट इज अ बोगस थिंग। अगर मेरे हाथ में पावर होती मैं पर्सनल लॉ को सबसे पहले खत्म कर देता। यूसीसी को मैं इमीडिएटली लागू करता। पहले मेरी समझ और थी, बट जैसे 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 मैं और समझता चला गया, मुझे ये बात क्लियर हो गई कि यूसीसी इज द वे फॉरवर्ड। वरना ये अलगाववाद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक पैरेलल सिस्टम चलता है इंडिया में स्टेटहुड का, जिसको बंद करना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूरोप में कैसे आई और क्यों आई? उनको क्यों जरूरत पड़ी कि ये एक ह्यूमन राइट्स है? हमारे यहां इसको ह्यूमन राइट्स कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये टेकन फॉर ग्रांटेड था। क्योंकि ये वाद और विवाद, वितंड जिसको कहते हैं संस्कृत में, वो पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस था, धार्मिक ट्रेडिशन था। कई लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पे एक राजा ने कभी रूल नहीं किया, क्योंकि वो राजा जब तक एक नहीं करता, इसलिए भारत में एक पॉलिटिकल सत्ता नहीं मान सकती। वो ये नहीं समझते कि भारत शुरू से धर्म सत्ता का देश था, धर्म का राज चलता था यहाँ पे। भगवान राम ने कोई लॉज नहीं बनाए थे, भगवान राम ने धर्म सत्ता के अंदर आकर के उन जो पथ था उनको फॉलो किया होगा। तो भारत की जो टेरिटरी थी उसको बांधने का काम धर्म सत्ता ने कर दिया था। धर्म हर राजा का वही होता था। आज से 3,500 साल पहले अगर ये लिखा जा रहा है कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है, तो फिर उसको जो नियम बनाने थे वो प्रजा की भलाई के लिए बनाने पड़ते थे। इसको लोग बेंथम से जोड़ते। बेंथम से पहले ये कह दिया गया, द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन, बेंथम लिखता है अपनी किताब थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन में, द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन इज वेलफेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म कहते हैं उसको। तो ये भाई आप न्याय सूत्र पढ़ लो। अगर ये चीज आपको ना मिले कि आपको जब विधि सम्मत बातें करनी है, विधि का निर्माण करना है, विधि और धर्म में अलग है चीजें। रिलीजन और लॉज को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन धर्म और लॉज अलग अलग हैं। धर्म की स्थापना के लिए लॉज बनाए जाते हैं, और कई बार वो धर्म जो लॉज होते हैं वो धार्मिक न होकर धार्मिक हो जाते हैं, तो उनको चेंज कर दिया जाता है। तो भारत की ये जो टेरिटरी थी, इसमें धर्म की सत्ता चलती थी, मानव की सत्ता नहीं चलती थी। भारत की टेरिटरी का, जिसको आप रूल ऑफ लॉ मॉडर्न डे में कहते हैं, कि प्रधानमंत्री तो आएगा जाएगा, किसी एक प्रधानमंत्री ने भारत का निर्माण नहीं किया।
उसी तरीके से किसी एक व्यक्ति ने भारत का निर्माण नहीं किया। भारत का निर्माण करने वाले वो ऋषि मुनियों थे, जिन्होंने भारत के लोगों को धर्म का प्रचार किया, और वो लोग धर्म से जुड़ते चले गए और भारत की टेरिटरी का निर्माण होता चला गया। उसके लिए किसी तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जब तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमें किसी ऐसे राजा की जरूरत नहीं है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा हो। हमें किसी औरंगजेब की जरूरत नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अगर हम इसको रिलेट करें, तो यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए आया क्योंकि उनके रिलीजन में ये कह दिया गया था कि हम सच हैं, बाकी सब गलत है। अब यदि आप उनके सच होने के लिए जो उनके एनालिटिकल पॉइंट है कि भाई एक सांप के कहने पे किस एडम ने सेब खा लिया, अगर आप इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ब्लास्फेमी करके मारने लग जाएंगे। और फिर जब ये किताब जो किताब के नाम पे ये जो एक ऑब्सेशन था कि हमें बुक मिली है, हमारा बुक है, और मजे की बात वो ये जानते नहीं थे इजराइल की टेरिटरी के बाहर कि ऑलरेडी इंडिया एक ऐसा समाज है जिसके पास बुक आ चुकी है। यहाँ के लोगों ने किताबों का निर्माण कर दिया है, उसको भी वो रिवील्ड बुक कहते हैं। तो ये जो किताबिया होने का घमंड कि हमारे पास किताब है, ये भारत में बहुत पहले से था। इसका प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया गया कि हमको, इसका प्रचार लोगों ने किया कि ये धर्म का जो स्थापना अपने आप होता चला जाए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत इंडिया में इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ने ही भारत का निर्माण किया। लोग तर्क और वितर्क से ही प्रभावित होकर के भारतीय बनते चले गए। तलवार के दम पे कोई भारतीय नहीं बना। तो फिर तर्क और वितर्क की यदि छूट है, यदि आप कह रहे हो कि हम धर्म के लिए तार्किक बातें करेंगे, हम वाद विवाद करेंगे, तो उसमें फिर सामने वाला तो आपको प्रश्न पूछेगा और कटु प्रश्न पूछेगा। नचिकेता भी कोई बनेगा। नचिकेता को सेलिब्रेट किया गया ना, उसने बोला भगवान कौन है बताओ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान कौन है, कहां है, उसने क्यों निर्माण किया, किस चीज से निर्माण किया, निर्माण की प्रक्रिया एक दिन में कैसे शुरू हो गई, दिन कैसे काउंट कर लिया, वो मैटर कैसे बना जिससे कि चीजों का निर्माण किया गया। क्योंकि मैटर का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। यदि आप पृथ्वी बना रहे हो तो पृथ्वी एक मैटर है। पृथ्वी क्या है भाई? पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं ना, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये सब कब बनाया आपने? एक दिन में कैसे निर्माण हो गया? जब सूरज नहीं था तो दिन कैसे काउंट कर लिया आपने? तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। इसलिए हमारे यहाँ निर्माण की जो थ्योरी है वो प्रकृति और कॉन्शियसनेस के मिलने की है। ये नहीं बताया गया कि प्रकृति कब बनी, ये कहा गया प्रकृति सदैव थी। कॉन्शियसनेस जब हमें आई कि हाँ प्रकृति है, इसको ऑब्जर्व करने की जब क्षमता आई, तो फिर निर्माण का शुरुआत हुआ। तो फिर आप उस फिलॉसफी पे जाते हो तो बहुत इन डेप्थ फिलॉसफी हो जाती है। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हम जन्मदाता है, क्योंकि हमने बोला। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता तो कोई धोबी भगवान श्री राम के सामने आके ये नहीं कहता कि आपकी अर्धांगिनी तो इतने दिन बाहर रही हैं, जरा इनके बारे में पता तो कीजिए, और उसकी गर्दन नहीं काटी गई। कोई ये नहीं कहा कि आप हमें ले आए हो श्रीलंका में युद्ध करने और हमारी फिजिकल नीड है, उसका क्या होगा, यहाँ की कन्याओं को क्यों नहीं हम ले जा सकते हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। आपको युद्ध धर्म के साथ लड़ना है। देयर आर रूल ऑफ वॉर्स दैट यू हैव टू एडहेयर टू एंड फॉलो। ये है भारत की। आज यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यदि आप मूर्खों को दे देंगे तो वो उसको समझते नहीं है, वो गाली गलौज को और कुतर्क को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। आज जो हो रहा है इजराइल में के नाम पे यूएस में, उनके स्कूल कॉलेजेस में, ये स्कूल कॉलेजेस चैंपियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन बनते थे। मैं एरिक ग्रासिटी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। उनका भी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, जो उन्होंने कहा कि अब आप, पहले ये होता था अमेरिका में, ये कहा जाता था कि अगर आपको सीईओ बनना है अमेरिका में तो आप भारतीय हो तो आपका चांस 0 है। अब उल्टा हो गया है कि अब अगर आपको अमेरिका में सीईओ बनना है और अगर आप इंडियन नहीं हो तो नहीं बन सकते। तो ये करने के लिए क्या हमने तलवार उठाई, बम ब्लास्ट किया? कॉलोनाइजेशन का बदला लेने के लिए हमने जो है यूके में बम पे बम फोड़ दिए, सतत दुश्मनी रखी,
क्या रिवर्स कॉलोनाइजेशन इंडिया ने नहीं किया? जहां जहां आप इंडियंस को मजदूर के रूप में ले गए थे, आज हर उस जगह पे इंडियन जो हैं उनकी पॉलिटिकल सिस्टम पे काबिज हैं। सूरीनाम देख लीजिए, मॉरिशस देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए। आज ही अभी खबर आई है कि स्कॉटलैंड में जो पाकिस्तानी मूल के जो हमजा साहब थे, जो कि प्रीमियर बने थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसी जगह पे ऋषि सुनक ने कल ब्रिटेन को बचाने के लिए वो साहसिक लॉ पास किया है जिसका कि कोई सानी नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो हो रहा था इन सभी देशों में, इनको जो टेक ओवर करने का प्लान था, ये समझ गए। अब ये गेम, रूल्स ऑफ गेम चेंज कर रहे हैं। भारत की दिक्कत है, वो रूल्स ऑफ गेम नहीं चेंज करना चाहता। वो उन्हीं रूल्स के अंदर में खेलना चाहता है जो उसने अपने लिए नहीं बनाई। भाई, जब तुम अपने सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, दिया गया है, तो अपने रूल बनाओ ना यार, अपने हिसाब से खेलने के लिए। जैसे जिन दोषों ने बोला हमारे यहाँ रिलीजन की कोई फ्रीडम नहीं होगी, उनको कौन सा लोग जाकर के गालियां दे रहे हैं? क्या चाइना फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो ट्रैम्पल ऑन करके क्या सक्सेसफुल नहीं बन गया? वो उन्होंने क्या चाइनीज लैंग्वेज को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट नहीं किया? वो क्या डेमोक्रेसी के नाम पर वो उनसे डरते हैं? उन्होंने चाइनीज इंटरेस्ट को चाइनीज रूल के तरीके से प्रोजेक्ट करना था। तो हमारी, जब हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करते तो हम भी ये क्यों अलाउ करें कि आप कन्वर्ट हो जाओ और इस तरीके के टैक्टिक्स को आप अपनाओ? कन्वर्ट होने का मतलब है कोई अगर भगवान की चाहत है, उसको नहीं वेद में मन लग रहा, वो खुद ही अपना रास्ता पालेगा। मगर ये दुकानें खोल दो, जिन्होंने जो फिलॉसफी का इतना बड़ा मजाक उठाया कि तुम्हारा भगवान तुमको कैसे बचाएगा, हमारे भगवान, ये सब क्या लॉजिक है? कौन सा भगवान किसको बचा लिया? भाई, काबा का वो जो काबा है वो 3 बार टूट चुका है, सारी दुनिया जानती है। अटैक करके तोड़ा था, अरबों ने तोड़ा था, तो कैसे बच गया? क्यों नहीं बचा लिया अपने आप को? पैलेस्टीनियंस को बिछा दिया है यहूदियों ने। यहूदी गलत थे तो फिर गॉड क्यों नहीं आ रहा उनकी रक्षा करने के लिए? ये सब लॉजिक इतने फूहड़ थे और इन्होंने समान मानस को थोड़ा सा प्रभावित किया, मगर इन लॉजिक्स में दम नहीं था, ना है। क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज किया है यूरोप और अमेरिका के कैंपस में। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक उस्तरा है जो बंदर के हाथ में चला गया है। एंड नाउ दे आर क्रैकिंग डाउन। इनफ, इनफ। क्योंकि जो भी हो, अमेरिका जैसे भी बना हो, एक रियलिटी है और वो जूडो क्रिश्चियन परंपरा पे बना है। और जो लोग समझते नहीं है हमारे यहाँ जूडो क्रिश्चियन परंपरा को, वो जान लीजिए, एक यहूदी सुअर नहीं खाता है, लेकिन क्रिश्चियंस खाते हैं। अगर वो जूडियो नहीं है, वो जूज नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जूइश ट्राइब के पार्ट नहीं है। ये जो क्रिश्चियन बने, ये यूरोपियन है, ये अब्राहम के पैट्रियार्की का पार्ट नहीं है, उस लीनियज से नहीं आते, ये कन्वर्टेड है, ये यूरोपियन है, इसलिए वो जूडो क्रिश्चियन कहा गया। और जो जीसस क्राइस्ट थे वो स्वयं तो यहूदी थे। तो यदि आपको एक क्रिश्चियन बनना है सच में, तो आपको बेसिकली यहूदी होना पड़ेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने यहूदियों के जो लॉस की प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने विरोध किया था। हमारे आपके लॉ का विरोध नहीं किया था, हमारे आपके लॉ का विरोध नहीं किया था, क्योंकि उनको उस चीज का पता नहीं था। तो जो वो चमत्कार दिखा रहे थे वो अपनी समाज के हिसाब से दिखा रहे थे। हमारे यहाँ जो चमत्कार हो रहे थे वो हमारी समाज के हिसाब से दिखा रहे थे। तो जब आप यहूदी नहीं हो मगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो आपने यहूदियों की हिस्ट्री को नहीं जाना। और ये कितना बड़ा कारण बना यहूदियों से नफरत का कि पूरे यूरोप ने यहूदियों की ऐसी मैसेकर किया जो अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि जो कन्वर्ट हुए उनको तो ये पता चला कि यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को मारा। वो बैकग्राउंड को या उस फीलिंग को नहीं समझ पाए कि जो यहूदी रेबाइज थे वो और जीसस भी एक रेबाई थे, वो अपने लॉज को लेकर के पर्टिकुलर थे। उनकी कोई जीसस से दोस्ती थोड़ी थी, दुश्मनी थोड़ी थी। तो अब आप यहूदी अगर नहीं हो तो आप उस फीलिंग को, जैसे हम आप है, हमारी जो फीलिंग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर के है वो अमेरिकन को नहीं होगी, वो उसको नहीं समझेंगे। तो जब यूरोप कन्वर्ट हो गया और यूरोप ने उसको उस तरीके से, क्योंकि वो जूस नहीं थे, वो मोस्टली पेगन्स थे,
तो उनको एक यहूदी से वो डिटैच हुए, उस फैमिली का पार्ट नहीं थे, एक अलग एंटिटी ही पूरी कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी में, और उसने यहूदियों के साथ क्या किया वो आपके सामने है। जितना प्रोसिक्यूशन यहूदियों का हुआ, आप थियोडोर हर्जल की किताब है देयर जूडियन स्टार्ट, वो पढ़ लीजिए, अनप्रेसिडेंटेड है। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चूंकि लॉज ये जो अब्राहमिक फेथ के वही आपको क्रिश्चियन बनाते हैं। अगर आप जीसस में मानते हैं बट आप अगर क्रिश्चियन लॉ से नहीं जी रहे हैं तो यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। हमारे यहाँ का जो बेचारा बना उसको एंटी हिंदू बना दिया क्रिश्चियन बनने के लिए। वो कहते हैं कि भाई तुम जो है वो, अब जैसे देख लीजिए यहूदी सुअर नहीं खाते थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली जीसस क्राइस्ट भी सुअर नहीं खाते होंगे, लेकिन क्रिश्चियंस खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझते। जीसस क्राइस्ट ने कभी भी किसी यहूदी लॉ का विरोध नहीं किया था, कभी भी किसी यहूदी लॉ का। उन्होंने कहा तो उस लॉ को तुम लगा गलत रहे हो, उसके तुम फॉलोइंग गलत कर रहे हो। एनीवेज, तो मैं उस पर नहीं जानना चाहता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मेरी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहां पे जरूरत इसलिए पड़ी कि जो जिन लोगों ने ये कहा कि अब रिलीजन को तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बाइबल को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, और करोगे तो फिर तुम ब्लास्फेमी होगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। हमारे यहाँ ये नहीं था, वेद को क्रिटिसाइज करने की खुली छूट थी, चरवाक ने उसका इस्तेमाल। आज जब ये अमेरिका में ये जो आग लगी है, आज जो जेएनयू में जो खुल के होता था और हमें बीबीसी जो है वो और सीएनएन और ये सबक सिखाने आता था, आज का सीन है कि एक अमेरिकन प्रोफेसर को एमरी कॉलेज में, एमरी यूनिवर्सिटी में हाथ पकड़ के पुलिस वाला दबा देता है। वो कह रही है आई एम प्रोफेसर। उसने कहा टू हेल विद द प्रोफेसर। आपको क्या समझता है ये पुलिस वाले इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन के? और ये जो क्रैकडाउन है कौन कर रहा है? ये क्रैकडाउन ये कोई ट्रंप की गवर्नमेंट है, ये कोई रिपब्लिकन्स हैं, दे आर डेमोक्रेट्स। ये ट्रंप नहीं, ये बाइडेन करवा रहे हैं, और ये बाइडेन और उनके साथ करवा रही हैं ये जो उनकी वो हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस। कमला हारिस कश्मीर पे तो ज्ञान दे रही थी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये होता है। अब क्या हो गया? अब आज क्या हो गया ये तो बता दें। जो चीज अभी विटनेस की है आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम है अमेरिका में, उसको अब वो क्यों नहीं दिखाती हैं? Why not they are simply saying कि भाई ये जो हो रहा है ये भी कश्मीर की तरह गलत हो रहा है? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये जो जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये यूज कर रहे हैं, पूरे के पूरे, मैं आज सुना था, पूरे के पूरे अरबिक वर्ल्ड में से जूस की संख्या खत्म हो चुकी है, क्रिश्चियनों की संख्या खत्म हो चुकी है, they've all become Muslim। तो जिसको प्रिजर्व करना है उसको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आज अमेरिका जिसे कहते हैं इज हैविंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। ये लिबरलिज्म की आग उनके घर में आ गई। जो डेमोक्रेसी को यूज करके और समाज को अनडेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी का यूज करके जो शरिया की डिमांड करता है, उस आदमी से बड़ा मूर्ख आदमी इंसान इस दुनिया में हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी इज द वेरी एंटीथीसिस ऑफ शरिया। Democracy is the very antithesis of the religious laws इन समाजों में। हमारे यहां तो जो किया है वो आपको समझ ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी तो आती ही तब है जब तुम रिलीजियस लॉ में से, रिलीजियस किताब में से पॉलिटिकल पावर सेपरेट कर देते हो। तो हाउ कैन यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जो पॉलिटिकल पावर का मतलब लोग नहीं समझते। इसका मतलब है पावर ऑफ लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल पावर का ये मतलब होता है, और कुछ नहीं होता। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, किसी दिन कोई हमारे साथ एक सज्जन चैलेंज कर रहे थे कि भारत तो कभी एक था ही नहीं। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट है, ये जॉन ऑस्टिन की एक थ्योरी थी कि लॉ का मतलब होता है कमांड ऑफ सॉवरेन। तो लॉ होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, कमांड का और सॉवरेन का। सॉवरेन की डेफिनेशन दी थी वो बंदा जो सबसे ऊपर है, भगवान की तरह है, वो जो किसी के आगे झुकता नहीं, सब उसके आगे झुकते हैं, और वही लॉ है। फिर जो वो बोलेगा उसका कमांड ही लॉ होगा।
तो जब आप इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम समझते हो, इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम के आउटकम को लॉ समझते हो, तो फिर आपको इंडिया कभी लगेगा ही नहीं है कि क्योंकि यहाँ ऐसा कोई सॉवरेन था नहीं जो पूरे भारत को इस तरीके से गवर्न किया हो कि वो सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म का राज्य था, इंसान का राज नहीं था। धर्म संस्थापना थी, वेद का राज था, इंडिविजुअल का राज नहीं था। वेदों ने रिसर्च करने के लिए, टीका करने की, ब्राह्मणाज लिखने की, पुराण लिखने की लोगों को पावर दी थी कि उसको इंटरप्रेट करके लिखें। और राजा हमेशा राज्य के अधीन रहा, राजा हमेशा धर्म के अधीन रहा। ये रूल ऑफ लॉ की देन नहीं है, ये रूल ऑफ धर्म की देन है कि राजा धर्म के ही अंदर रह के कार्य कर सकेगा। राजा की जो भी कास्ट हो, मैं केस पढ़ रहा था, उसमें एक बार आया था कि मैसूर के जो राजा है उनका जो कास्ट है वो क्षत्रिय है या एससी है, तो पता चला उनका कास्ट एससी है। उसमें कुछ लीगल इश्यूज थे जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो धर्म आपका एससी हो आप राजा हैं, आप क्षत्रिय हो आप राजा हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म राजा से बड़ा था, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। वो हमारे यहाँ रूल ऑफ धर्म बहुत पहले था, पर पढ़ाया नहीं, हटा दिया आइडेंटिफिकेशन। तो भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो भारत अब अपने टर्म पे करे। भारत अब यूएस को बताया, जो धीरे धीरे आ रहा है। आज जयशंकर साहब ने जो कहा कि आप जो कर रहे हो अपने प्रोफेसर के साथ, आप देखिए, अगर जो वो कह रहे अपने प्रोफेसर के, मैं आपको वो दिखाता हूं वीडियो अगर मुझे मिल जाए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये रहा। आई होप एमरी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी एंड शी वाज हैंडकफ्ड। आपको क्या लगा एक प्रोफेसर के साथ ऐसे भी हो जाएगा? आप प्रोफेसर के साथ ऐसे बिहेव कर सकते हो पुलिस कैंपस आकर के? मुझे याद है, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और हमारे हॉस्टल का कुछ मैटर था और हमारी कैंपस पे पुलिस वाले आए थे कि किसी का लैपटॉप चोरी हो गया था कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैंने करना कैंपस के अंदर नहीं होगी, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है आप वो कीजिए, ये हमारा मैटर है, हम पहले रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर होता है पुलिस को मैटर देंगे तो आप आइए। पहले ये स्कूल यूनिवर्सिटी जो कैंपस है ये बहुत पायस कैंपस है, इसमें हम ऐसे पुलिस को नहीं इन्वाइट कर देते हैं। मैं वार्डन था, मेरी जिम्मेदारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने नहीं किया, मैंने बच्चों को बुलवाया, मैंने कहा किसका लैपटॉप चोरी हुआ है, क्या हुआ है, पूरी बातें बताओ। तो ये जो इंडियन, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, भारत और यूएस के संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी क्योंकि यूएस को ये बात पता है कि उनके भी जो वैल्यू हैं वो, यूएस विल ऑलवेज रिमेन, whether you like it or not, a Judo-Christian tradition. Always. जैसे भी हुआ, गलत हुआ, समाज में सही हुआ, उन्होंने ही उसकी स्थापना करी है। वो अपने वैल्यू सिस्टम को बचाएंगे। उसी वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत वो जो है रिफॉर्म करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं। मगर जो बाकी जो जिन लोगों के लिए मर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने को तैयार है लोगों को? क्या हमास फ्रीडम ऑफ कितनी, क्या एक पूरी लोग जानते हैं हिस्ट्री में कि भाई ये लैंड ऑफ इजराइल जो वर्ड है वो अब्राहम के साथ आया है। वो गॉड ऑफ इजराइल था जो बाद में दुनिया का गॉड बन गया। तो अब एक सच्चाई है, उसको आप वो कर लो, एक्सेप्ट कर लो। टू नेशन टू स्टेट थ्योरी के साथ रहे, हो सकता है वो, बट जिद है कि हम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही यहूदी जो मोनोथीज्म लेके आए थे, आज वो यहूदी अपने ही मोनोथीज्म के उसमें प्रोहिबिटेड है, सबसे खराब इंसान डिक्लेयर कर दी गए हैं। अगर उनका गॉड, और यही बात मैंने कहा था कि यदि जो यहूदी का जो यहोवा है, जो गॉड है, और इस्लाम का जो अल्लाह, अगर वो सेम गॉड है, बिकॉज अब गॉड प्रूफ करने से नहीं होगा कि गॉड है कि नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये 3 गॉड में से क्या सारे गॉड एक हैं? हाउ डू यू नो? क्योंकि सभी कह रहे मैंने क्रिएशन किया, लेकिन उनके क्रिएशन की थ्योरी में भी थोड़ी थोड़ी अंतर है। बहुत सारे क्रिएशन थ्योरी हैं भाई दुनिया में, 70 से ज्यादा क्रिएशन थ्योरी है, मैं जानता हूं, सबके ही भगवान सच है। तो अमेरिका यूएस का रिलेशनशिप, इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप आने वाले समय में, ये इस वीडियो को देखना चाहिए हमें, आपको, जो
प्रोफेसर मोनिका पर। Delhi Metro, Mira Metro. मैं आपको कुछ और दिखा दूं। You know, people who have come and made a big difference. Now, I know that's going to make a bunch of parents nervous because you want your children to come back. We encourage that choice too. And one of the nice things that's happening is we're seeing so many Indians who come back to India and they're starting up companies. They're contributing as doctors. They're doing things that now make such a huge difference. The old joke was you couldn't become a CEO in America if you were Indian. Now the joke is you can't become a CEO in America if you're not Indian. 1 in 10, more than 1 in 10 CEOs of Fortune 500 companies now are Indian immigrants who often studied in the United States. The old joke was you couldn't become a CEO in America if you were Indian. Now the joke is you can't become a CEO in America if you're not Indian. You know, whether it's Google or Microsoft or FedEx or Starbucks, you know, people who have come and made a big difference. Now, I know that's going to make a bunch of parents nervous. तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एरिक ग्रासिटी साहब कर रहे हैं ये खुश करने के लिए कर रहे हैं? इंडियन वहां पे लेस देन 1% पॉपुलेशन है और 10% की ओनरशिप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10% जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं वहां पे। 1 in 10, 10% हो गया ना। तो आप अगर ये मल्टीप्लाई अगर आप करें, हर 100 में से 10 जो है वो उनके वो है सीईओ इंडियन है और पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, माइनॉरिटी का जो ये रोना लोने वाले लोग हैं उनको इंडियन डायस्पोरा से सीख लेना चाहिए। माइक्रो माइनॉरिटी है बट दे हैव प्रूवन टू बी द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द इंडियंस। एंड वर्ल्ड लुकिंग टुवर्ड्स इंडियन, दुनिया देख रही है कि इंडियंस आए हमारे यहाँ और कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करेगी वी हैव अ डिविडेंड ऑफ द पॉपुलेशन। हालांकि अब हमारे यहाँ भी उस आएगा 2050 पे, वी आर गोइंग टू बी स्टेबलाइजिंग आवर पॉपुलेशन, लेकिन हम एक अच्छा वो भेज सकते हैं, इमिग्रेशन करवा सकते हैं जो स्किल्ड बच्चे हैं। ऑल्दो मेनी ऑफ द इंडियंस आर ऑफ कोर्स इंडीड चूजिंग टू कम बैक, क्योंकि इंडिया में भी अब राइजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने देश में कर सकते हो, तो एवरीवन प्रेफर्स कि भाई हम अपने देश में करें। तो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स लिखने जा रहा है, इंडियंस की एनालिटिकल एबिलिटी लिखने जा रही है, इंडियन की सनातनी परंपरा लिखने जा रही है, धार्मिक ट्रेडिशन लिखने जा रहा है, उनका सिंप्लिसिटी लिखने जा रही है, सबको अपना देखने की जो उनकी भावना है, सबको अपना मानने की जो उनकी भावना है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती की जो भावना है, अहम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो भावना कहती है कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, यही है भारत के व्यक्तित्व का निर्माण। और जिसने इसको छोड़ दिया वो भारतीय, फिर आप देख लीजिए ना, भारतीय सारे जो इसको नहीं मानते वो सारे भारतीय थोड़े वेलकम डोरे। रिद्धि पटेल का एग्जांपल ले लीजिए, या आप उनका एग्जांपल ले लीजिए, वो जो अचिंत्य करके एक बच्ची थी जिसको कि स्टैनफोर्ड ने सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया कैंपस से। 2 ही लोग पकड़े गए थे, उसमें से एक इंडियन था। तो दोज इंडियन हु डू नॉट सब्सक्राइब टू, दे आर नॉट गोइंग टू रूल द वर्ल्ड।
दे आर नॉट गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, बिकॉज आने वाला समय शत्रुता का नहीं, मित्रता का है, एकात्मकता का है, धार्मिक है। और धर्म का मतलब ये नहीं कि मेरा धर्म सही है तुम्हारा गलत है ना, सब सही है। क्योंकि एक इंडियन अमेरिकन जीसस क्राइस्ट को उतना ही सम्मान देगा जितना सम्मान वो अपने प्रभु को देगा। तो जब वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा विद द पीपल ऑफ अमेरिका, तो वो दिल से, वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा होगा, वो दिल से कर रहा होगा। दिस इज व्हाट गोइंग टू डिफाइन द इंडो यूएस रिलेशनशिप। और यूएस अगर चाह करके भी डबल गेम खेलना चाहिए, सिर्फ आर्मी की सप्लाई या ये जो वेपन्स की सप्लाई और ये जो है कि कुछ हम उनसे खरीद लेंगे और गेहूं वो हमको दे देंगे, ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं रहा। इंडिया हैज मूव्ड फॉरवर्ड। अमेरिका इज लुकिंग फॉर कि अब हमें अगला राष्ट्रपति भी इंडियन चाहिए, ये सिचुएशन आएगा, आप देखिएगा। अगर विवेक रामास्वामी ने इतनी ज्यादा नॉइज क्रिएट कर दी उस पॉपुलेशन से जो कि लेस देन 1% अब है अमेरिका में, वहां से वो उठ खड़ा होकर के उतना दूर का सफर तय कर लिया उसने, ये बहुत बड़ी बात है। आप विवेक रामास्वामी को देख लीजिए, आप कमला हैरिस को देख लीजिए, आप देख लीजिए जो और भी 2-3 मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, दे हैव ऑल क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट। इंडियंस आर बीइंग रिस्पेक्टेड। इसके साथ साथ हिंदू फोबिया भी बढ़ेगा, वो सब होगा समाज में, मगर वो फोबिया कितना फैलाओगे, कितना हद नफरत फैलाओगे, नफरत एक दिन डाउन आती है। और कंपैरेटिवली जब आप देखोगे कि आप जो कर रहे हो, जिस समाज को आप बनाना चाह रहे हो, समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के लोग शरिया की डिमांड कर रहे हो और एक इंडियन आ रहा है वो आपके लॉज की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप अपने आप उसको पसंद करोगे जो आपके कल्चर, ट्रेडिशन और लॉज की सम्मान करता है, ना कि वो जो कि उसका अपमान करे और नया लॉ मांगे। सो भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसमें भारत ही कहानी लिखेगा, भारत ही जो है वो ड्राइविंग सीट में होगा। और ये बात एरिक ग्रासिटी साहब ने कहा है, उन्होंने क्वाड के सिलसिले में कहा था कि इंडिया इज ऑन द ड्राइविंग सीट। मैं आपको ये बात कह रहा हूं और ये बात मेरी याद रखिएगा कि इवन इन इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप, जो कि एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप होगी आने वाले समय में, भारत विल डिक्टेट द टर्न, इंडिया विल डिक्टेट द टर्न, ये हो के रहेगा। तो इसी के साथ अब मेरी मोनोलॉग मैं समाप्त करता हूं। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे ले लें। अच्छा, आप लोग से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें और सुपर चैट और सुपर थैंक्स को भी जरूर वो करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अभिषेक सर, यूएसए के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रिसेंट स्टैंड से ये बात लगता है कि 100% एब्सोल्यूटिज्म ऑफ एनी आइडिया इज नॉट ऑलवेज। यस, कोई भी राइट्स फ्री एब्सोल्यूट नहीं होते, मगर जो एब्सोल्यूट नहीं है, जो फ्री सेक्शन है, उसको भी तुम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हम जूस को खत्म कर देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करके, तो वो नहीं दिया जा सकता। विद इन एब्सोल्यूट तो हो गया कि चलो ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जो अवेलेबल है फ्री वाला आपको एस्पेक्ट, उसको कैसे आप यूज कर रहे हो, अब दुनिया उसको देख रही है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया था ग्रेट आइडियाज को, कि यदि ग्रेट आइडियाज समाज के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को यदि ऑफेंड करता है तो फिर वो फ्रीडम के नाम पे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है वो उसके अगेंस्ट में नहीं आएगा। ये आइडिया था। पर अब तो अजीब अजीब डिमांड आ रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे, जो एक समझदार व्यक्ति को वो करती है, परेशान करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे लोग शरीयत की डिमांड करने लगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इस देश में आपको वक्फ बोर्ड मिले हुए हैं, रिलीजियस लॉज को इंटरप्रेट करने का और अप्लाई करने का पावर मिला हुआ है, ऑल इन द नेम ऑफ फ्रीडम। 10 रिलीजियस लॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं, रिलीजियस लॉज ह्यूमन राइट्स देते हैं आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द स्पेसिमेन और द स्पीसीज ऑफ द जीनस ऑफ ह्यूमन राइट्स। नहीं हो सकता वो। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। अशोक मौर्य साहब कह रहे हैं भारत में भी एक डिक्टेटर की नहीं, नेवर, कभी मत कीजिएगा ये बात, क्योंकि आप समझते नहीं है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जो डिक्टेटर आएगा ना, सबसे पहले वो अपनी डिक्टेटरशिप को लेकर के डरेगा, तो वो आपकी वेलफेयर से ज्यादा वो अपने वेलफेयर में जुटा रह जाएगा। जो डेमोक्रेसी के थ्रू जितना पावर हो सकता था, मोदी जी जैसा पावरफुल आदमी आ जाए बस बहुत है, जो पावर को इस्तेमाल करना जानता।
यस मैन ना हो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, विजनरी लीडर थे, लेकिन वो विजनरी आदमी इकोनॉमिस्ट थे, मगर वो लीडर नहीं थे। वो नहीं चाहिए जो पावर का इस्तेमाल करना जाने, जो भय को भी जो है एक, बिकॉज लॉ बिना भय के नहीं चलता। वो भय रिस्पेक्ट से आ सकता है, वो भय जो है जरूरी नेसेसरी कि आप जो भी कर लो, आप रिलीजन के नाम पे जो भी कर लो। इस देश में, ये देश एक इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ये देश किसी को स्पेशल राइट्स नहीं देता। फिर भी माइनॉरिटी की बात किए पड़े हो यार तुम। यहाँ पे माइनॉरिटी के पास स्पेशल राइट्स है, ऑन द कॉन्ट्ररी माइनॉरिटी जो मेजोरिटी है वो डिप्राइव्ड है। फिर भी तुम इस देश में माइनॉरिटी माइनॉरिटी चिल्लाते रहते हो दिन रात। द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू राजदीप सदस्य, वो कह रहा है 13% मुसलमान है, कितने परसेंट उनका, क्यों भाई मुसलमानों को तुम यहाँ पे क्या लाना चाहते हो? मुसलमान के नाम से सीटें मिले तो ये अंग्रेज हैं हम यहाँ पे कि भैया वो जो है क्या कहते थे वो डुअल रिप्रेजेंटेशन कर दो कि जिस मुसलमान को सिर्फ मुसलमान चुने। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में ये डिमांड कैसे हो सकती है कि मुसलमान को कि मुसलमान कितने हैं? भारत का संविधान मुसलमान बनाता ही नहीं है, मुसलमान जानता ही नहीं है। भारत का संविधान भारतीय बनाता है, तो भारतीय बनो, भारतीय वेलफेयर की बात करो। तुम भारतीय होकर के अगर भगवान राम से तुम्हारी शत्रुता है तो फिर वो हम डेमोक्रेसी के नाम पे भगवान राम को तो नहीं मिटा देंगे। हमको तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला ही डीकोलोनाइजेशन के उसमें है कि हम प्रभु राम को अपने तरीके से जी सकें। लेकिन आप डेमोक्रेसी को यूज करेंगे, नहीं हम राम मंदिर नहीं बनवाएंगे, हम विश्वनाथ मंदिर को नहीं मानते, हम जो ये तोड़ा औरंगजेब ने वो बहुत सही किया, औरंगजेब ने जो हिंदुओं को मारा वो भी बहुत सही किया। उसने मथुरा की मंदिर का तुड़वा करके उसके विग्रह को जो है मस्जिदों में दबवा दिया था, और औरंगजेब को यहाँ पे एक हीरो की तरह पढ़ाया जा रहा है। ये मानसिकता तो दिवालियापन है ना। किसी को भी यहाँ पे ना हिंदू होने के नाते, ना मुसलमान होने के नाते, ना उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। भारत की परंपरा, सभ्यता और उसका जो सम्मान करेगा वो भारतीय है, बात खत्म। भारत में जो रह के बोले हम होली बैन कर देंगे, हम प्रभु राम को बैन कर देंगे, प्रभु राम कहाँ, उनकी माँ कहाँ गई, जो रामायण का सम्मान ना करे, जो महाभारत का सम्मान ना करे, जो वेद पुराण का सम्मान ना करे, वो कैसा भारतीय है? उसमें कुछ जोड़ सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है, बट उसको रिजेक्ट करने वाला वो कैसा भारतीय है ना। किसी को रिलीजन के नाम पे क्या भाई मिलना कि मुसलमान है तो उसको, फिर तो आप इंसेंटिवाइज करें, पूरा देश ही मुसलमान बना दो कि अगर मुसलमान बनने से मुझे टिकट मिलेगा और वो कंफर्म वो मिलेगा तो फिर मुझे मुसलमान बनने में मेरा फायदा है ना भाई। और पाकिस्तान तो पूरा मुसलमान है, उसमें तो 50% ही उसकी अभी तक लिटरेसी रेट है। उनसे पूछो क्यों? पाकिस्तान ने कौन सा डेवलप कर दिया जो इंडेक्स है हैप्पीनेस ऑफ, और मुसलमान उसको बनने दो तो फिर तो गजवा हिंद भी कहेगा, फिर वो कहेगा बुत परिस्थिति भी मिटा दो। मुसलमान को सेक्युलर बनाने की इस देश में जरूरत थी, उसको इंडियन बनाने की जरूरत थी, तो ये उसको और मुसलमान बना रहे हैं। भाई मुसलमान का क्या मतलब क्या? अगर मुसलमान का मतलब है कि उसको उसके लॉज चाहिए, शरिया लॉ जिसकी तुम वकालत करते हो, तो फिर दो, वो तो गजवा हिंद भी उसका राइट है, उसको पूरा शरिया लॉ दो फिर। और अगर नहीं, अगर रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है तो फिर वो किस गॉड को मानता है इससे हमारे तुम्हारा क्या लेना देना? मुसलमान है कि नहीं है ये तो उसका पर्सनल मैटर है। किससे जाके पूछोगे कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो? आप इंडिया में किससे पूछोगे कमल हासन से कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं हो? सबसे जाके इसका टेस्ट ले हम। मुसलमान होना ना होना पर्सनल मैटर रहे कि रहेगा, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बनाई जा सकती, चाहे इसके लिए तुम कलप जाओ। सो जब तक हम जैसे मर्म लोग हैं कैन नॉट एक्सप्रेस एनी फर्दर। जी मैं समझा नहीं आपकी बात। अशोक मौर्य, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द टर्म, प्लीज डोंट यूज इट। हम फ्रीडम इंडेक्स में 168 है, तो भाई फ्रीडम इंडेक्स कौन बना रहा है? आपको तो सबसे लास्ट भी वो कर सकते हैं। फ्रीडम इंडेक्स क्या है कि हम अपने आप को खत्म कर दे, वो फ्रीडम इंडेक्स है। ये सब बनाने, इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सब दीज आर गिमिक्स, डोंट फॉल फॉर दैट, डोंट फॉल फॉर दैट। विवेक रामास्वामी से पूछा गया आप हिंदू हो तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए क्या करोगे? फ्रीडम इंडेक्स है वो। फ्रीडम इंडेक्स के नाम पे क्या करें? अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दें? ऐसा आपको फ्रीडम दे दे कि भैया आप जो मन करे वो कर लो, ऐसे नहीं होता। वो उनका फ्रीडम इंडेक्स है, वेस्ट ने दुनिया को जो है एक तरीके से अपने मॉरल वैल्यू ऑफ मॉरल, जरा जाके यूरोप में देख लीजिए कितना फ्रीडम है। मैं रह के आया हूं, एक भी बात आपने एंटी यूरोप की वो यूं निकालते, मैं स्विट्जरलैंड में रह के आया हूं, स्कॉलरशिप पे था मैं, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने फेस किया है कभी मैं बताऊंगा बड़े इत्मीनान से।
मेरी बहस हो गई थी प्रोफेसर के साथ, मैंने कहा कि आई एम हियर फॉर एजुकेशन नॉट फॉर इंडोक्ट्रिनेशन। अगले दिन मेरी स्कॉलरशिप सस्पेंडेड कि यहां हो तो हमारे जैसा सोचो। किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप? फ्रीडम के नाम पे तबाह करने की आजादी नहीं दी जा सकती है हमारे मान्यताओं को। हमारा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड एक्ट से यूसीसी में बदलाव आएगा। जी बिल्कुल आएगा, यूसीसी ही इसको खत्म करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। मैं फिर से कहूंगा कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें, और या वो जो है स्टिकर्स लें। थैंक यू, नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत आभार।